कहानी है काले बादल। ना जाने क्यों मैं उस रोज अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर रोया नहीं। ऐसी भी कोई लड़की होती है क्या? इतनी शैतान, इतनी झगड़ालू। वर्षा के जल में भीगना तो जैसे उसका सबसे बड़ा शौक हुआ करता था। बारिश का ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वह बरसते हुए पानी में धमाल नहीं मचाती थी। जितना उसका गुस्सा था उतने में तो एक दो विश्वयुद्ध निपट जाते। स्कूल के दिनों से हम साथ थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन उसने किसी से झगड़ा मोल न लिया हो। पतली सी लंबी नाक पर हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता। उसके गाल पर एक तिल था जो उसके मासूम होने का भ्रम पैदा करवाता था। लेकिन जब उसकी जबान से कड़वे शब्दों की बौछार पड़ती तो भले भलों की गलतफहमी दूर हो जाती थी कि लड़कियां शर्मीली होती है। उसके पास हर किसी की कई पुश्तों तक को कोसने के लिए शब्दों का खजाना भरा पड़ा था। तत्सम, तद्भव से लेकर देशज शब्दों तक के उदाहरण उसकी कड़वी वाणी में खोजे जा सकते थे। खैर, मुझे हमेशा उसने इस श्रवण सुख से वंचित रखा। बालपन में तो उसके घरवाले उसे नादान समझते रहे। उन्हें उम्मीद थी उम्र के साथ साथ उसमें बुद्धि आ जाएगी। लेकिन उसने सदा अपने घरवालों की इस ख्वाहिश का गला घोंटे रखा। जिस उम्र में उसकी हमउम्र लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाती, वह मुंडों को पटक पटक कर पीट रही होती। जब उसकी सहेलियां सपनों के राजकुमार को ढूंढ रही थीं, वह राजकुमारों को सपनों में डरा रही होती। उसकी एक अलग दुनिया थी जिसमें दखलंदाजी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कभी कभी स्कूल का वो पहला दिन याद आता है। एकदम धुंधला सा, मानो घने कोहरे के पीछे कोई याद छुपम छुपी खेल रही हो। मानो सावन के बादलों की ओट में सूरज रह रहकर मुस्करा रहा हो। मानो घुप अंधेरे में यादों का कोई जुगनू हवा की लहरों पर तैर रहा हो। उस दौर में अभिभावकों में प्राइवेट स्कूलों के प्रति आज की तरह कोई दीवानगी नहीं थी। गांवों में तो कोई नामो निशान तक नहीं था प्राइवेट स्कूल का। शहरों में जरूर ऐसे स्कूल थे जिन्हें अंग्रेजी स्कूल कहते थे। गांवों में तो सरकारी विद्यालय का ही सहारा था। नर्सरी केजी जैसी किसी कक्षा का अस्तित्व नहीं था। पढ़ाई का सफर पहली कक्षा से शुरू होता। अगर अध्यापकों की मेहरबानी रहती तो यह गाड़ी अनवरत चलती रहती, वरना फैल का ब्रेक लगते ही गाड़ी पटरियों से उतरकर पलट जाती। कोई खेतों में फसलों की देखरेख करने रुक जाता। कोई ढाबों पर दिन रात मेहनत मजदूरी करता नजर आता। कोई ढोर हाँकता। कोई नौकरी की तलाश में मुंबई निकल पड़ता। उस दिन गर्मी के कहर से मौसम पसीना पसीना हो रहा था। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सरकारी स्कूल में उस लड़की के पांव पड़ते ही मानो तूफान आ गया। उस लड़की की चीखों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। घरवाले बड़ी मुश्किल से उसे टांगा टोली कर लेकर आए और कक्षा में पटक गए। मास्टर जी ने अपनी छड़ी संभाली। उस बच्ची ने आंखें निकाली। मास्टर जी की पेट का सवाल था। एक बच्ची को भी अनुशासन में न रख सके तो मास्टर जी के आतंक का क्या होता। रौब जमाने के लिए मास्टर जी ने छड़ी से उसकी पीठ पर प्रहार क्या किया। उसके अंदर साक्षात मां काली अवतरित हो गई। स्लेट उठाकर उसने मास्टर जी के मुंह पर फेंक मारी। मास्टर जी अपने रौद्र रूप में आते तब तक वह स्कूल से 9-2-11 हो गई। मास्टर जी के चेहरे का रंग लाल होने की बजाय पीला पड़ गया था। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। एक लड़की जिसके चेहरे पर दुख की कोई बदली कभी नजर न आई, आज वो इतनी बदली बदली सी दिखने लगी है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस लड़की में से वो लड़की कहाँ गई जो एक कच्ची कैरी तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ जाती थी, जो जामुन के पत्तों पर नमक मिर्च डालकर उसे किसी विशेष व्यंजन की तरह बड़े चाव से खाती, जो एक दफा स्कूल जाने से बचने के लिए इमली के पेड़ पर छिप गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसके अत्याचारों से आजिज आकर बेर की झाड़ियां अपने कांटे बढ़ा दिया करती थी। जंगल जलेबी कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न छिपी हो, उसके निशाने से न बच पाती थी। पूरे साल उसका आतंक खेतों की छाती पर मूंग दलता रहता। जब हम 9वीं कक्षा में थे, विद्यालय में एक नए पीटी सर आए। लंबा कद, घनी काली तावदी हुई मूंछें, लंबा ललाट, उभरी हुई मोटी नाक और रौबीली आवाज। उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। हम सब बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। उन्होंने उस लड़की की प्रतिभा को पहचाना, उसके अंदर की उद्दंडता को एक नई दिशा दी, उसे खेल खेलने के लिए प्रेरित किया। दौड़ कूद से लेकर खो खो,
कबड्डी तक में उस लड़की ने पीटी युवराज जी के मार्गदर्शन में महारत हासिल कर दी। स्कूल में कोई भी खेल प्रतियोगिता हो, युवराज जी सबसे पहले उसी का नाम लिखते। तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक की प्रतियोगिताओं में उसने परचम लहराना जारी रखा। जाने क्यों मुझे उसकी सफलता से बेतहाशा खुशी मिलती। खूबसूरती जैसी उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते रखते दिल के किसी कोने में मैंने उसका नाम हमेशा के लिए लिख लिया था। हम शुरू से अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे यह बताने की मुझे उससे प्यार था। 12वीं कक्षा में थे हम। उस रोज चपरासी कक्षा में खबर लेकर आया, तहसील स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता की। मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ा। उस लड़की के साथ साथ मेरा भी नाम था। उसके नजदीक आने की चाहत में मैंने भी खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर प्रतियोगिता की कोई खुशी नहीं देखी मैंने। पिछले काफी समय से वो बीमार सी नजर आती थी। उसका शरीर भी काफी पतला पड़ गया था। मुझे फिक्र थी उसकी, लेकिन मैं उससे अपने प्यार का इजहार स्कूल या गांव से कहीं दूर ही करना चाहता था, ताकि अगर वो नाराज भी हो जाए, मैं पिटते हुए किसी को नजर न आऊं। मैंने उसे जैसे तैसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मना ही लिया। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन लिए हुए मुझे देखा और हौले से मुस्कुरा दी। 200 मीटर की रेस में मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, वो पहले स्थान पर रहेगी। उस खुशी में मैं उसे बधाई देने के साथ साथ अपने प्यार का इजहार भी कर दूंगा। मैंने रात भर जागकर अपने हाथों से एक खूबसूरत कार्ड बनाया था, जिस पर पेंसिल स्केच से राधा और श्याम का सुंदर चित्र उकेरा, और उसके नीचे ग्लिटरिंग बॉल पेन से आई लव यू भी लिखा। उसे बहुत सहेजकर मैं अपनी नोटबुक में रखे हुए रेस देख रहा था। स्टार्ट की आवाज गूंजते ही उसके कदमों ने गति पकड़ ली। इधर दौड़ शुरू हुई, उधर बारिश। मैंने अपनी नोटबुक कसकर पकड़ ली। मेरी सांसें उफान पर थी। तेज गति से धड़कती मेरी धड़कनों को मैं बहुत शिद्दत से संभाले हुए था। वो सबसे आगे थी, मैं महसूस कर रहा था। फिनिश लाइन बहुत तेज गति से उसकी तरफ बढ़ रही हो। एकाएक यह क्या हुआ, मेरी नोटबुक हाथ से छिटक गई। मैं पागलों की तरह मैदान में भागा। मेरी जान फिनिश लाइन से 2 कदम पहले जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैंने उसका सिर अपनी गोद में लिया। उसकी पुतलियां मानो घूम गई थी। उसके जर्द चेहरे से मेरा रोम रोम कांप उठा। युवराज सर ने एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन वहां ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अस्पताल ले जाने के लिए उसे बाइक पर बिठाया। उसे संभालकर पकड़े हुए मैं पीछे बैठा था। मेरा दिल कर रहा था उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लूं और फूट फूट कर रो पड़ूं। गुजरते हुए मैंने देखा, मेरा कार्ड जमीन पर था, जिसमें राधा की तस्वीर पानी से भीगकर कृष्ण से अलग हो गई थी। मैंने अपने अरमानों से अपनी नजर हटा दी थी। अस्पताल में डॉक्टर नदारद था। कंपाउंडर ने बताया, कुछ नहीं, बस कमजोरी है। ग्लूकोज की बोतल चढ़ने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। कंपाउंडर ने कुछ दवाइयां लिखकर दी जो सरकारी दुकान पर उपलब्ध नहीं थी। पीटी सर दवा लेने के लिए बाहरी दुकान पर गए। मैं स्टूल खींचकर उस लड़की के सिरहाने बैठ गया। मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उसने आंखें खोलकर देखा और प्यारी सी मुस्कान दी। मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने उसका माथा सहलाना जारी रखा और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर फुसफुसाया, आई लव यू। वो अपनी थकी सी आवाज में मिठास भरकर बोली, मैं भी। और मुझे मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आज मैं संसार का सबसे खुश इंसान था। उस घटना के बाद उसने खेल कूद से जैसे संन्यास ही ले लिया था। वो स्कूल आती, मैं भी जाता, लेकिन उस दिन के इजहार के बाद मेरी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैं जानता था, वो कक्षा में बैठी बैठी मुझे ताकती रहती, लेकिन मैंने न जाने क्यों उसे उपेक्षा के दलदल में धकेल दिया था। अब वो पहले वाली तेज तर्रार लड़की नहीं थी, जिसकी आवाज से पूरी स्कूल गूंजती रहती थी। अब उसकी आवाज कक्षा में भी सुनाई देना दूभर हो चुका था। नन्ही चिड़िया सी वो लड़की आती, अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाए अधलेटी सी हालत में मुझे घूरती रहती, और छुट्टी होने के बाद बिना किसी चहचहाहट के अपने घोंसले को उड़ जाती। शायद उसे इंतजार था मेरे होठों का, जो उसके कानों के पास जाते और वे 3 शब्द फुसफुसाते,
जो उसने अस्पताल के बेड पर बेहोशी की सी हालत में सुने थे। लेकिन मुझे जैसे मजा सा आने लगा उसकी इस बेचैनी पर। उस दिन के बाद मैंने उससे नजर तक नहीं मिलाई। मैं जानता था वो उन अल्फाज के इंतजार में है जिसने अस्पताल की हवाओं में कोई शहद घोल दिया था। 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित हो चुका था। मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था मगर वो लड़की उसी कक्षा में अटक गई। मैंने उससे काफी वक्त से कुछ बात नहीं की थी। उसे निग्लेक्ट करके मुझे एक अजीब तरह की आत्मसंतुष्टि हो रही थी। मुझे गर्व था कि कोई लड़की मेरी इस हद तक दीवानी है। आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे जयपुर जाना था। गांव के ही मेरे मामाजी वहीं रेलवे में किसी अच्छे पद पर कार्यरत थे। मैं उन 3 अल्फाज का बोझ उसके नाजुक दिल पर लादकर बहुत निष्ठुरता से वो गांव छोड़ आया, जिसकी फिजा में उसके मासूम अरमानों की सुगंध बड़ी शिद्दत से मुझे तलाश रही थी। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।